नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अज्ञेय द्वारा रचित शरणदाता कहानी। कहानी प्रारंभ करने से पहले हम संक्षिप्त प्रकाश डालते हैं। यह कहानी देश विभाजन की त्रासदी पर लिखी गई है और यह हिंदी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ रचना मानी गई है। इस कहानी में हम देखते हैं कि एक मुस्लिम युवती अपने परिवार में शरणार्थी बने एक हिंदू की जान बचाती है और अपने ही घर में परिवार के धर्मांध व्यक्तियों द्वारा भोजन में विष दिए जाने के षड्यंत्र को उजागर करके मानवता के उच्च गुणों की प्रतिष्ठा करती है। इस प्रकार शरणदाता कहानी अपनी मूल संवेदना में भारत विभाजन के भयावह दृश्यों एवं घटनाओं को प्रस्तुत करते हुए शरणागत की रक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव, मानवता की सेवा आदि का संदेश देने में पूर्ण रूपेण सफल रही है। अब हम आते हैं कहानी के मूल पाठ पर। कहानी प्रारंभ होता है, यह कभी नहीं हो सकता देवेंद्र लाल जी। रफीकुद्दीन वकील की वाणी में आग्रह था, चेहरे पर आग्रह के साथ चिंता और कुछ व्यथा का भाव। उन्होंने फिर दोहराया, यह कभी नहीं हो सकता देवेंद्र लाल जी। देवेंद्र लाल जी ने उनके इस आग्रह को जैसे कबूलते हुए पर अपनी लाचारी जताते हुए कहा, सब लोग चले गए, आपसे मुझे कोई डर नहीं, बल्कि आपका तो सहारा है। लेकिन आप जानते हैं, जब एक बार लोगों को डर जकड़ लेता है और भगदड़ पड़ जाती है, तब फिजा ही कुछ और हो जाती है। हर कोई हर किसी को शुबहे की नजर से देखता है और खामखा दुश्मन हो जाता है। आप तो मोहल्ले के सरवरा हैं, पर बाहर से आने जाने वालों का क्या ठिकाना है। आप तो देख ही रहे हैं कैसे कैसे वारदातें हो रही हैं। रफीकुद्दीन ने बात काटते हुए कहा, नहीं साहब, हमारी नाक कट जाएगी। कोई बात है भला कि आप घर बार छोड़कर अपने ही शहर में पनाह गर्जी हो जाएं। हम तो आपको जाने ना देंगे, बल्कि जबरदस्ती रोक लेंगे। मैं तो इसे मेजॉरिटी फर्ज मानता हूं कि वह माइनॉरिटी की हिफाजत करे और उन्हें घर छोड़ छाड़ कर भागने ना दे। हम पड़ोसी की हिफाजत ना कर सके तो मुल्क की हिफाजत क्या खाक करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि बाहर की तो खैर बात ही क्या, पंजाब में ही कोई हिंदू भी, जहां उनकी बहुतायत है, ऐसी ही सोच और कर रहे होंगे। आप न जाइए, न जाइए, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे सिर बस। देविंदर लाल के पड़ोस के हिंदू परिवार धीरे धीरे एक एक करके खिसक गए थे। होता यह कि दोपहर शाम जब कभी साक्षात होता, देविंदर लाल पूछते, कहो लाल जी या बाबूजी या पंडित जी, क्या सलाह बढ़ाया है आपने। और वे उत्तर देते, जी सलाह क्या बढ़ानी जी, यही रह रहे हैं, देखी जाएगी। पर शाम को या अगले दिन सवेरे देविंदर लाल देखते कि वे चुपचाप जरूरी सामान लेकर कहीं खिसक गए हैं। कोई लाहौर से बाहर, कोई लाहौर में ही हिंदुओं के मोहल्ले में, और अंत में यह परिस्थिति आ गई थी कि अब उनके दाहिनी ओर 4 मकान खाली छोड़कर एक मुसलमान गुजर का अहाता पड़ता था, जिसमें एक ओर गुजर की भैंसे और दूसरी ओर कई छोटे मोटे मुसलमान कारीगर रहते थे। बाईं ओर भी दविंदर और रफीकुद्दीन के मकानों के बीच एक मकान खाली थे और रफीकुद्दीन के मकान के बाद मोजगंज का मोजंग का अड्डा पड़ता था, जिसके बाद तो विशुद्ध मुसलमान बस्ती थी। देविंदर लाल और रफीकुद्दीन में पुरानी दोस्ती थी और एक एक आदमी के जाने पर उनमें चर्चा होती थी। अंत में एक दिन देविंदर लाल ने बताया कि वह भी चले जाने की बात पर विचार कर रहे हैं। तब रफीकुद्दीन ने को धक्का लगा और उन्होंने व्यथित स्वर में कहा, देविंदर लाल जी आप भी। रफीकुद्दीन का आश्वासन पाकर देविंदर लाल रह गए। तब यह तय हुआ कि अगर खुदा ना करे कोई खतरे की बात हुई भी, तो रफीकुद्दीन उन्हें पहले ही खबर कर देंगे और हिफाजत का इंतजाम भी कर देंगे, चाहे जैसे हो। देविंदर लाल की स्त्री तो कुछ दिन पहले ही जालंधर मायके चली गई थी। उसे लिख दिया था कि अभी ना आए, वहीं रह गए देविंदर और उनका पहाड़िया नौकर संतू। किंतु यह व्यवस्था बहुत दिन नहीं चली।
चौथे ही दिन सवेरे उठकर उन्होंने देखा संतू भाग गया है। अपने हाथों चाय बनाकर उन्होंने पी, धोने को बर्तन उठा रहे थे कि रफीकुद्दीन ने आकर खबर दी, सारे शहर में मार काट हो रही है और थोड़ी देर में मोजंग में भी हत्यारों के गिरोह बंद बंद कर निकलेंगे। कहीं जाने का समय नहीं है। देविंदर लाल अपना जरूरी और कीमती सामान ले लें और उनके साथ उनके घर चलें। यह बला टल जाए तो फिर लौट आएंगे। कीमती सामान कुछ था नहीं। गहना छन्ना सब स्त्री के साथ जालंधर चला गया था। रुपया थोड़ा बहुत बैंक में था और ज्यादा फैलाव कुछ उन्होंने किया नहीं था। यो गृहस्थ को अपनी गृहस्थी की हर चीज कीमती मालूम होती है। देविंदर लाल घंटे भर बाद ट्रंक बिस्तर के साथ रफीकुद्दीन के यहाँ जा पहुंचे। तीसरे पहर उन्होंने देखा हुल्लड़ मोजंग में आ पहुंचा है। शाम होते होते उनकी निर्निमेष आंखों के सामने ही उनके घर का ताला तोड़ा गया और जो कुछ था लूट गया। रात को जहां तहां लपटें उठने लगी और भादों की उमस धुआं खाकर और भी गोला घोटू हो गई। रफीकुद्दीन भी आंखों में पराजय लिए चुपचाप देखते रहे। केवल एक बार उन्होंने कहा, यह दिन भी था देखने को, और आजादी के नाम पर या अल्लाह। लेकिन खुदा जिसे घर से निकालता है उसे फिर गली में भी पनाह नहीं देता। देविंदर लाल घर से बाहर तो निकल ही ना सकते। रफीकुद्दीन ही आते जाते, काम करने का तो वातावरण ही न था। वे घूम घाम आते, बाजार कर आते और शहर की खबर ले आते, देविंदर को सुनाते और फिर दोनों बहुत देर तक देश के भविष्य पर आलोचना किया करते। देविंदर ने पहले तो लक्ष्य नहीं किया, लेकिन बाद में पहचानने लगा कि रफीकुद्दीन की बातों में कुछ चिंता का और कुछ एक और पीड़ा का भी स्वर है जिसे वह नाम नहीं दे सकता। थकान, उदासी, विरक्ति, पराजय, न जाने। शहर तो वीरान हो गया था। जहां तहां लाशें सड़ने लगी। घर लूट चुके थे और अब जल रहे थे। शहर के एक नामी डॉक्टर के पास कुछ प्रतिष्ठित लोग गए थे और यह प्रार्थना लेकर कि वे मोहल्ले में जावें। उनकी सब लोग इज्जत करते हैं, इसीलिए उनके समझाने का असर होगा और मरीज भी वे देख सकेंगे। वे दो मुसलमान नेताओं के साथ निकले। 2-3 मोहल्ले घूमकर मुसलमानों की बस्ती में एक मरीज को देखने के लिए स्टेथोस्कोप निकालकर मरीज पर झुके थे कि मरीज के ही एक रिश्तेदार ने पीठ में छुरा भोंक दिया। हिंदू मोहल्ले में रेलवे के एक कर्मचारी ने बहुत से निराश्रितों को अपने घर में जगह दी थी जिनके घर वार सब लूट चुके थे। पुलिस को उसने खबर दी थी कि वे निराश्रित उसके घर टिके हैं, हो सके तो उनके घरों और माल की हिफाजत की जाए। पुलिस ने आकर शरणागतों के साथ उसे और उसके घर की स्त्रियों को गिरफ्त कर लिया और ले गई। पीछे घर पर हमला हुआ, लूट गई और घर में आग लगा दी गई। 3 दिन बाद उसे और उसके परिवार को थाने से छोड़ा गया और हिफाजत के लिए हथियारबंद पुलिस के 2 सिपाही साथ किए गए। थाने से 50 कदम के फासले पर पुलिस वालों ने अचानक बंदूक उठाकर उस पर और उसके परिवार पर गोली चलाई। वह और 3 स्त्रियां मारी गई। उसकी मां और स्त्री घायल होकर गिर गई और सड़क पर पड़ी रही। विषाक्त वातावरण, द्वेष और घृणा की चाबुक से तड़फड़ाते हुए हिंसा के घोड़े विष फैलाने को, संप्रदायों को अपने संगठन और उसे भड़काने को पुलिस और नौकरशाही। देविंदर लाल को अचानक लगता कि वह और रफीकुद्दीन ही गलत हैं, जो कि बैठे हुए हैं जबकि सब कुछ भड़क रहा है, उफन रहा है, झुलस और जल रहा है। और वे लक्ष्य करते कि वह अस्पष्ट स्वर जो वे रफीकुद्दीन की बातों में पाते, धीरे धीरे कुछ स्पष्ट होता जाता है, एक लज्जित सी रुखाई का स्वर। हिंदुस्तान पाकिस्तान की अनुमानित सीमा के पास एक गांव में कई 100 मुसलमानों ने सिखों के गांवों में शरण पाई। अंत में जब आसपास के गांव के और अमृतसर शहर के लोगों के दबाव ने उस गांव में उनके लिए फिर आसन्न संकट स्थिति पैदा कर दी, तब गांव के लोगों ने अपने मेहमानों को अमृतसर स्टेशन पहुंचाने का निश्चय किया, जहां से वे सुरक्षित मुसलमान इलाके में जा सके, और 200-250 आदमी किरपाने निकालकर उन्हें घेरे में लेकर स्टेशन पहुंचाए। किसी को कोई क्षति न पहुंची।
घटना सुनकर रफीकुद्दीन ने कहा, आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। यहाँ तो पूरा गांव था, फिर भी उन्हें हारना पड़ा, लेकिन आखिर तक उन्होंने निभाया। इसकी दाद देनी चाहिए, उन्हें पहुंचा आए। देवेंद्र लाल ने हामी भरी, लेकिन साहस पहला वाक्य उनके स्मृति पटल पर उभर आया। आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। उन्होंने एक तीखी नजर से रफीकुद्दीन की ओर देखा, पर वे कुछ बोले नहीं। अपराह्न में 6-7 आदमी रफीकुद्दीन से मिलने आए। रफीकुद्दीन ने उन्हें अपनी बैठक में ले जाकर दरवाजे बंद कर दिए। 1.5-2 घंटे तक बातें हुई। सारी बात प्रायः धीरे धीरे हुई। बीच बीच में कोई स्वर ऊंचा उठ जाता और एक आध शब्द देवेंद्र लाल के कान में पड़ जाता। बेवकूफी, गद्दारी, इस्लाम। वाक्यों को पूरा करने की कोशिश उन्होंने आयास पूर्वक नहीं की। 2 घंटे बाद जब उनके विदा करके रफीकुद्दीन बैठक से निकल कर आए, तब भी उनसे लपक कर पूछने की स्वाभाविक प्रेरणा को उन्होंने दबाया। पर जब रफीकुद्दीन उनकी ओर न देखकर खींचा हुआ चेहरा झुकाए उनकी बगल से निकलकर बिना एक शब्द कहे भीतर जाने लगे, तब उनसे न रहा गया और उन्होंने आग्रह के स्वर में पूछा, क्या बात है रफीक साहब, खैर तो है? रफीकुद्दीन ने मुंह उठाकर एक बार उनकी ओर देखा, बोले नहीं, फिर आंख झुका ली। अब देवेंद्र लाल ने कहा, मैं समझता हूं कि मेरी वजह से आपको जलील होना पड़ रहा है और खतरा उठाना पड़ रहा है, सो अलग, लेकिन आप मुझे जाने दीजिए। मेरे लिए आप जोखिम में न पड़े। आपने जो कुछ किया है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। आपका एहसान। रफीकुद्दीन ने दोनों हाथ देवेंद्र लाल के कंधों पर रख दिए। कहा, देवेंद्र लाल जी। उनकी सांस तेज चलने लगी, फिर वह सहसा भीतर चले गए। लेकिन खाने के वक्त देवेंद्र लाल ने फिर सवाल उठाया। बोले, आप खुशी से न जाने देंगे तो मैं चुपचाप खिसक जाऊंगा। आप सच सच बतलाइए, आपसे उन्होंने क्या कहा? धमकियां देते रहे, और क्या? फिर भी क्या? क्या धमकी? आखिर धमकी को भी क्या होती है क्या? उन्हें शिकार चाहिए, हल्ला करने न मिलेगा तो आग लगा कर लेंगे। ऐसा तभी तो मैं कहता हूं, मैं इस वक्त अकेला आदमी हूं, कहीं निकल ही जाऊंगा। आप घर बार वाले आदमी हैं, ये लोग तो सब तबाह कर डालने पर तुले हुए हैं, गुंडे हैं बिल्कुल। मैं आज की चला जाऊंगा। यह कैसे हो सकता है? आखिर आपको चले जाने की हम ही ने रोका था। हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। आपने भला चाह कर ही रोका था, उसके आगे कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप जाएंगे कहाँ? देखा जाएगा। नहीं, यह नामुमकिन बात है। किंतु बहस के बाद तय हुआ कि देवेंद्र लाल वहां से टल जाएंगे। रफीकुद्दीन और कहीं पड़ोस में उनके एक और मुसलमान दोस्त के यहाँ छिपकर रहने का प्रबंध कर देंगे। वहां तकलीफ तो होगी पर खतरा नहीं होगा, क्योंकि देवेंद्र लाल घर में रहेंगे। वहां पर रहकर जान की हिफाजत तो रहेगी। तब तक कुछ और उपाय सोचा जाएगा निकलने का। देवेंद्र लाल शेख अताउल्लाह के अहाते के अंदर पिछली तरफ पेड़ों के झुरमुट की आड़ में बनी हुई एक गैराज में पहुंच गए। ठीक गैराज में तो नहीं, गैराज के बगल में एक कोठरी थी, जिसके सामने दीवारों से घिरा एक छोटा सा आंगन था। पहले शायद यह ड्राइवर के रहने का काम आती हो। कोठरी में ठीक सामने और गैराज की तरफ के किवाड़ों को छोड़कर खिड़की वगैरह नहीं थी। एक तरफ एक खाट पड़ी थी, आले में एक लोटा, फर्श कच्चा मगर लिपा हुआ। गैराज के बाहर लोह की चादर का मजबूत फाटक था, जिसमें ताला पड़ा था। फाटक के अंदर ही कच्चे फर्श में एक गड्ढा सा खुदा हुआ था, जिसकी एक ओर चूना मिली मिट्टी का ढेर और एक मिट्टी का लोटा देखकर गड्ढे का उपयोग समझते देर न लगी। देवेंद्र लाल का ट्रंक और बिस्तर जब कोठरी के कोने में रख दिया गया और बाहर आंगन का फाटक बंद करके उसने भी ताला लगा दिया गया, तब थोड़ी देर वे हत बुद्धि खड़े रहे। यह है आजादी। पहले विदेशी सरकार लोगों को कैद करती थी, वे आजादी के लिए लड़ना चाहते थे। अब अपने ही भाई अपनों को तन्हाई कैद रहे हैं, क्योंकि वे आजादी के लिए ही लड़ाई रोकना चाहते हैं। फिर मानव प्राणी का स्वाभाविक वस्तुवाद जागा और उन्होंने गैराज कोठरी आंगन का निरीक्षण इस दृष्टि से आरंभ किया कि क्या क्या सुविधाएं वे अपने लिए कर सकते हैं।
गैरास, ठीक है, थोड़ी सी दुर्गंध होगी, ज्यादा नहीं। बीच का किवाड़ बंद काम चलाऊ रोशनी आंगन से प्रतिबिंबित होकर आ जाती है, क्योंकि आंगन की एक और सामने की मकान की कोने वाली बत्ती से रोशनी पड़ती है। बल्कि आंगन में इस जगह खड़े होकर शायद कुछ पढ़ा भी जा सके, लेकिन पढ़ने को है ही कुछ नहीं, यह तो ध्यान ही न रहा था। देविंदर लाल फिर ठिठक गए। सरकारी कैद में तो गा चिल्ला भी सकते हैं, यहाँ तो चुप रहना होगा। उन्हें याद आया, उन्होंने पढ़ा है जेल में लोग चिड़िया, कबूतर, गिलहरी, बिल्ली आदि से दोस्ती करके अकेलापन दूर करते हैं। यह भी ना होती तो कोठरी में मकड़ी, चींटी आदि का अध्ययन करके। उन्होंने एक बार चारों ओर नजर दौड़ाई। मच्छरों से भी बंधुभाव हो सकता है, यह उनका मन किसी तरह नहीं स्वीकार कर पाया। वे आंगन में खड़े होकर आकाश देखने लगे। आजाद आजाद देश का आकाश, और नीचे से अभ्यर्थना में जलते हुए घरों का धुआं, धूपेन धापयामा, लाल चंदन, रक्त चंदन। अचानक इन्होंने आंगन की दीवार पर एक छाया देखी, एक बिलार। उन्होंने बुलाया, आओ आओ, पर वह वहीं बैठ स्थिर दृष्टि से ताकता रहा। जहां बिलार आता है वहां अकेलापन नहीं है। देविंदर लाल ने कोठरी में जाकर बिस्तरा बिछाया और थोड़ी देर में निर्द्वंद भाव से सो गए। दिन छिपे के वक्त केवल एक बार खाना खाता था, वो यूं वे दो वक्त के लिए काफी होता था। उसी समय कोठरी और गैराज के लोटे भर दिए जाते थे। लाता था एक जवान लड़का जो स्पष्ट ही नौकर नहीं था। देविंदर लाल ने अनुमान किया कि शेख साहब का लड़का होगा। वह बोलता बिल्कुल नहीं था। देविंदर लाल ने पहले दिन पूछा था कि शहर का क्या हाल है, तो उसने एक अजनबी दृष्टि से इन्हें देख लिया था। फिर पूछा कि अभी अमन हुआ है या नहीं, तो उसने नकारात्मक सिर हिला दिया था। और सब खैरियत, तो फिर सिर हिलाया था। हाँ, देविंदर लाल चाहते तो खाना दूसरे वक्त के लिए रख सकते थे, पर एक बार आता तो एक बार ही खा लेना चाहिए, यह सोचकर वे डर कर खा लेते थे और बाकी बिलार को दे देते थे। बिलार खूब हिल गया था, आकर गोद में बैठ जाता और खाता रहता। फिर हड्डी बड्डी लेकर आंगन के कोने में बैठकर चबाता रहता, या ऊब जाता तो देविंदर लाल के पास आकर घुरघुराने लगता। इस तरह शाम कट जाती थी, रात घनी हो जाती थी, तब वे सो जाते थे। सुबह उठकर आंगन में कुछ वर्जिश कर लेते थे कि शरीर ठीक रहे। बाकी दिन कोठरी में बैठे कभी कंकड़ों से खेलते, कभी आंगन की दीवार पर बैठने वाली गौरैया देखते, कभी दूर से कबूतर से गुटरगू सुनते, और कभी सामने के कोने से शेख जी के घर के लोगों की बातचीत भी सुन पड़ती। अलग अलग आवाजें वे पहचानने लगे थे, और 3-4 दिन में वे ही घर के भीतर के जीवन और व्यक्तियों से परिचित हो गए थे। एक भारी जनाना आवाज थी, शेख साहब की बीवी की। एक और तीखी जनाना आवाज थी, जिसके स्वर में वय का खुदरापन था। घर की कोई और बुजुर्ग स्त्री। एक विनीत युवा स्वर था, जो प्रायः पहली आवाज की जेबू जेबूनी पुकार के उत्तर में बोलता था, और इसीलिए शेख साहब की लड़की जेबू निसा का स्वर था, जो मर्दानी आवाजें भी सुन पड़ती थी। एक तो आबिद मियाँ जी की, जो शेख साहब का लड़का हुआ, और जो इसीलिए वही लड़का है जो खाना लेकर आता है। और एक बड़ी भारी और चर्बी से चिकनी आवाज तो शेख साहब की आवाज है। इस आवाज को देविंदर लाल सुन तो सकते थे, लेकिन इसकी बात के शब्दाकार कभी पहचान में न आते। दूर से तीखी आवाजों के बोल की स्पष्ट समझ आते हैं। जेबू की आवाज से देविंदर लाल का लगाव था। घर की युवती लड़की की आवाज थी। इस स्वाभाविक आकर्षण से ही नहीं, वह विनीत भी थी। इसीलिए मन ही मन वे जेबू निस्सा के बारे में अपने ऊहापोह का रोमानिक खेलबाड़ कहकर अपने को थोड़ा झिझक भी लेते थे। पर अक्सर वे यह भी सोचते कि क्या यह आवाज भी लोगों में फिरकापरस्ती का जहर भर सकती होगी। शेख साहब पुलिस के में किसी दफ्तर में शायद हेड क्लर्क हैं। देविंदर लाल को यहाँ लाते समय रफीकुद्दीन ने यही कहा था कि पुलिस वालों का घर तो सुरक्षित होता है,
वह बात ठीक है, लेकिन सुरक्षित होता है, इसीलिए शायद बहुत से उपद्रव की जड़ भी होता है। ऐसे घर में लोग जहर फैलाने वाले हो तो अचंभा क्या। खाते वक्त भी वे सोचते, खाने में कौन सी चीज किस हाथ की बनी होगी, परोसा किसने होगा। सुनी बातों से वे जानते थे कि पकाने में बड़ा हिस्सा तो उस तीखी खुरदरी आवाज वाली स्त्री का रहता था, पर परोसना शायद जबोनिसा के ही जिम्मे था। और यही सब सोचते सोचते देवेंद्र लाल खाना खाते और कुछ ज्यादा ही खा लेते थे। खाने में बड़ी बड़ी मुसलमानों रोटी के बजाय छोटे छोटे हिंदू फुलके देखकर देवेंद्र लाल के जीवन की एक रास्ता में थोड़ा सा परिवर्तन आया। मांस तो था, लेकिन आज रबड़ी भी थी, जबकि पीछे मीठे के नाम पर एक आध बार शाह टुकड़ा और एक बार फिरनी आई थी। आबिद जब खाना रख कर चला गया था, तब देवेंद्र लाल क्षण भर उसे देखते रहे। उनकी उंगलियां फुलकों से खेलने सी लगी। उन्होंने एकाध को उठाकर फिर रख दिया। पल भर के लिए अपने घर का दृश्य उनकी आंखों के आगे दौड़ गया। उन्होंने फिर दो एक फुलके उठाए और फिर रख दिए। हठात वे चौंके। तीन एक फुलकों की तह के बीच में एक कागज की एक पुड़िया सी पड़ी थी। देवेंद्र लाल ने पुड़िया खोली। पुड़िया में कुछ नहीं था। देवेंद्र लाल उसे फिर गोल करके फेंक देने वाले ही थे, हाथ ठिठक गया। उन्होंने कोठरी से आंगन में जाकर कोने में पंजों पर खड़े होकर बाहर की रोशनी में पुर्जा देखा। उस पर कुछ लिखा था, केवल एक सतर, खाना कुत्ते को खिलाकर खाइएगा। देवेंद्र लाल ने कागज की चिंदियां की, चिंदियों में को मसला, कोठरी से गैराज में जाकर उसे गड्ढे में डाल दिया। फिर आंगन में लौट आए और टहलने लगे। मस्तिष्क ने कुछ नहीं कहा, सन्न रहा। केवल एक नाम उसके भीतर खोया सा चक्कर काटता रहा, जेबू जेबू जेबू। थोड़ी देर बाद वह फिर खाने के पास जाकर खड़े हो गए। यह उनका खाना है, देवेंद्र लाल का, मित्र के नहीं तो मित्र के मित्र के यहाँ से आया है, और उनके मेजबान के, उनके आश्रयदाता के, जेबू के, जेबू के पिता के। कुत्ता यहाँ कहाँ है। देवेंद्र लाल टहलने लगे। आंगन की दीवार पर छाया सर की बिलार बैठा था। देवेंद्र लाल ने बुलाया। वह लपक कर कंधे पर आ रहा। देवेंद्र लाल ने उसे गोद में लिया और पीठ सहलाने लगे। वह घुरघुराने लगा। देवेंद्र लाल कोठरी में गए। थोड़ी देर बाद बिलार को पुकारते रहे, फिर धीरे धीरे बोले, देखो बेटा, तुम मेरे मेहमान मेहमान में शेख साहब का है ना। वे मेरे साथ जो करना चाहते हैं वही मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। चाहता नहीं हूँ, पर करने जा रहा हूँ। वे भी चाहते हैं कि नहीं, पता नहीं, यही तो जानना है। इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ वह करना चाहता हूँ जो मेरे साथ वे पता नहीं चाहते हैं कि नहीं। नहीं, सब बात गड़बड़ हो गई। अच्छा, रोज मेरी जूठन तुम खाते हो, आज तुम्हारी मैं खाऊंगा। हाँ, यह ठीक है, लो खाओ। बिलार ने मांस खाया, हड्डी चपटना चाहता था, पर देवेंद्र लाल ने उसे गोदी में लिए लिए ही रबड़ी खिलाई। वह सब चाट गया। देवेंद्र लाल उसे गोदी में लिए सहलाते रहे। जानवरों में तो सहज ज्ञान होता है खाद्य अखाद्य का, नहीं तो वे बचते कैसे। सब जानवरों में होता है, और बिल्ली तो जानवरों में शायद सबसे अधिक ज्ञान के सहारे जीने वाली है। तभी तो कुत्ते की तरह पलती नहीं। बिल्ली जो खा ले वह सर्वथा खाद्य है। यो बिल्ली बड़ी मछली खा ले जिसे इंसान न खाए, वह और बात है। सहसा बिलार जोर से गुस्से से चीखा और उछलकर गोद से बाहर जा कूदा। चीखता गुर्राता सा कूदकर दीवार पर चढ़ा और गैराज की छत पर जा पहुंचा। वहां थोड़ी देर तक उसके कानों में अपने आप से ही लड़ने की आवाज आती रही। फिर धीरे धीरे गुस्से का स्वर दर्द के स्वर में परिणित हुआ। फिर एक करुण रिरियाहट में, एक दुर्बल चीख में, एक बूझती हुई सी कराह में, फिर एक सहसा चुप हो जाने वाली लंबी सांस में मर गया। देवेंद्र लाल फिर खाने को देखने लगे। वह कुछ साफ साफ दिखता हो सो नहीं, पर देवेंद्र लाल जी की आंखें निःशब्द उसे देखती रही। आजादी, भाईचारा, देश, राष्ट्र। एक ने कहा कि हम जोर करके रखेंगे और रक्षा करेंगे।
पर घर से निकाल दिया, दूसरे ने आश्रय दिया और विष दिया, और साथ में चेतावनी की विष दिया जा रहा है। देविंदर लाल का मन ग्लानि में से उमड़ गया। इस धक्के को राजनीति की भुरभुरी रेत की दीवार के सहारे नहीं, दर्शन के सहारे ही झेला जा सकता था। देविंदर लाल ने जाने की दुनिया में खतरा बुरे की ताकत के कारण नहीं, अच्छे की दुर्बलता के कारण है। भलाई की साहसहीनता की बड़ी बुराई है। घने बादल से रात नहीं होती, सूरज के निस्तेज हो जाने से होती है। उन्होंने खाना उठाकर बाहर आंगन में रख दिया, 2 घूंट पानी पिया, फिर टहलने लगे। तनिक देर बाद उन्होंने आकर ट्रंक खोला, एक बार सरसरी दृष्टि से सब चीजों को देखा, फिर ऊपर के खाने में 2 एक कागज, 2 एक फोटो, एक सेविंग बैंक की पासबुक और एक बड़ा सा लिफाफा निकालकर एक काले शेरवानी नुमा कोट की जेब में रखकर कोट पहन लिया। आंगन में आकर एक क्षण भर कान लगाकर सुना। फिर वे आंगन की दीवार पर चढ़कर बाहर फांद गए और बाहर सड़क पर निकल आए। वे स्वयं नहीं जान सके कि कैसे। इसके बाद की घटना नहीं है। घटनाएं सब अधूरी होती हैं, पूरी तो कहानी होती है। कहानी की संगति मानवीय तर्क या विवेक या कला या सौंदर्य बोध की बनाई हुई संगति, मानव पर किसी शक्ति की, कह लीजिए काल या प्रकृति या संयोग या देव या भगवान की बनाई हुई संगति है। इसीलिए मानव को सहसा नहीं भी दिखती। इसीलिए इसके बाद जो कुछ हुआ और जैसे हुआ वह बताना जरूरी नहीं। इतना बताने से काम चल जाएगा कि 1.5 महीने बाद अपने घर का पता लेने के लिए देविंदर लाल अपना पता देकर दिल्ली रेडियो से अपील करवा रहे थे, तब एक दिन उन्हें लाहौर की मुहर वाली एक छोटी सी चिट्ठी मिली थी। आप बचकर चले गए, इसके लिए खुदा का लाख लाख शुक्र है। मैं मनाती हूँ कि रेडियो पर जिनके नाम आपने अपील की है वे सब सलामती से आपके पास पहुंच जाए। अब्बा ने जो किया या करना चाहा उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, और यह भी याद शायद दिलाती हूँ कि उसकी काट मैंने ही कर दी थी। एहसान नहीं जताती, मेरा कोई एहसान आप पर नहीं है, सिर्फ यह इल्तजा करती हूँ कि आपके मुल्क में अकलियत का कोई मजलूम हो तो याद कर लीजिएगा। इसीलिए नहीं कि वह मुसलमान है, इसीलिए कि आप इंसान हैं। खुदा हाफिज। देविंदर लाल की स्मृति में शेखुल्लाह की चर्बी से चिकनी भरी आवाज गूंज गई, जयबू जयबू। और फिर गैराज की छत पर छटपटाकर धीरे धीरे शांत होने वाली बिलार की वह दर्द भरी करा, जो केवल एक लंबी सांस बनकर चुप हो गई थी। उन्होंने चिट्ठी को छोटी सी गोली बनाकर चुटकी से उड़ा दी। और इस प्रकार कहानी यहाँ पर समाप्त होता है।